You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. Morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। ये कल हम लोग ने रोलिंग मोशन इसमें काफी कुछ बातें करी थी। बताइए इसमें कहाँ कहाँ इश्यू है, क्योंकि पहले ये सारा चीज अगर क्लियर नहीं होगा तो इसके बाद का डिस्कशन थोड़ा और मुश्किल है।
इसमें कहीं किसी को डाउट है? कैलकुलेशन वाला पोर्शन को छोड़ दो, कैलकुलेशन वाले पोर्शंस में नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन क्यों लगेगा, ओमेगा क्यों आएगा, ऐसा ये जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं उसमें कहीं प्रॉब्लम है? हम लोग एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग डिस्कस कर रहे थे, और एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग में दो केसेस हैं। एक, बॉडी हमारे ग्राउंड पर हो और उसके ऊपर किसी एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? एक बार समराइज कर देता हूँ। हाँ मल्हार बोलिए। सर वो साइकिल वाले क्वेश्चन में अगर फ्रंट व्हील पे ब्रेक लगाया तो आप एक बार वो फ्रिक्शन के डायरेक्शन बोल सकते हो? फ्रंट व्हील पर ब्रेक लगाया था, फ्रंट व्हील पर ब्रेक लगाएंगे तो हम आगे वाले व्हील के ओमेगा को जीरो रिड्यूस कर रहे हैं, है ना? अब आगे वाले अप्लाइंग फ्रंट ब्रेक, आगे का ये जो ओमेगा था इसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा ओमेगा पीछे भी होगा। जैसे ही हमने ओमेगा को रिड्यूस किया, हमारा वी भी रिड्यूस होना चाहिए, तो आगे वाले व्हील पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ तो लगेगा ही। और ये जो बैक व्हील है, अगर आगे वाले व्हील पर फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगने लगेगा, पीछे वाले व्हील का ओमेगा रिड्यूस करने के लिए अपने को फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, इसलिए फ्रिक्शन कुछ ऐसा लगेगा। दिस इज हाउ द फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट। सर आगे वाला व्हील क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना? हाँ, दोनों तो सेम ही सेंस में रोटेट करेंगे ना, पीछे और आगे। सर फिर F2 से तो टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है। वो F2 सेकंड वाले इसमें F2 क्लॉक, देखो हमारा, हमने इसके ओमेगा को रिड्यूस किया, हम इसमें ब्रेक लगा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें जब हम ब्रेक लगा रहे हैं तो, और पीछे वाले व्हील में कोई भी ब्रेक कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, पीछे वाला एज इट इज है और आगे वाले में ब्रेक लग रहा है, तो ओमेगा तो कम हो रहा है ना, और ओमेगा अगर कम हो रहा है तो लीनियर स्पीड भी तो कम होनी पड़ेगी ना। अब लीनियर स्पीड कम होने के लिए फ्रिक्शन कैसा लगना चाहिए? अगर साइकिल हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो लीनियर स्पीड कम होने के लिए फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? हमको हमेशा और भी इन्हीं दोनों के बारे में सोचना है। एक घटेगा तो दूसरा घटना चाहिए, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ना चाहिए। तो अगर ओमेगा के टर्म्स में सोच, ओमेगा को तो हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, ओमेगा को तो रिड्यूस कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन ओमेगा को बढ़ाने के लिए तो नहीं आएगा ना, फ्रिक्शन आएगा वी को कम करने के लिए, और वी को कम करने के लिए यही कंडीशन है, मतलब यही तरीका है पीछे की तरफ। सिमिलरली पीछे वाले पर ऑलरेडी जो ओमेगा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और हम कोई ब्रेक नहीं लगा रहे, तो ये जो पूरा साइकिल है वो एक रिजिड बॉडी है। अगर स्पीड कम हो रही है तो पूरे साइकिल की कम हो रही है, तो पीछे वाले व्हील पर वी को कम करना रीजन नहीं है, पीछे वाले व्हील पर ओमेगा को कम करना रीजन है, इसलिए इस तरीके से। और इसीलिए फ्रंट व्हील, मतलब फ्रंट ब्रेक जब हम लगाते हैं तो दैट इज रिस्की, मतलब वो रिस्की होता है, क्योंकि इस तरीके से अगर फ्रिक्शन लगे तो जब हम लोग
फ्रंट ब्रेक लगाते हैं तो ये व्हील जैसे ये उठ सकता है ना, साइकिल या मोटरसाइकिल क्या होता है, पीछे वाला व्हील ऐसे ऊपर उठ जाता है। तो इसी फ्रिक्शन के कारण वो होता है ऐसा। ये जो फ्रिक्शन है ना, इसी के कारण होता है। ये फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और व्हील को हम फ्रंट ब्रेक लगा के रोक देते हैं कि वो घूमे ना, तो पूरे बॉडी को पूरा मतलब पूरे मोटरसाइकिल को रोटेट करता है, टॉर्क लगता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है ये ऐसे ही लगता है। अब होगा क्या कि ये F2 इस व्हील के ओमेगा को तुम कह रहे हो चेंज करने की कोशिश करता है, तुमने इस व्हील को जैम कर दिया है, ये घूम नहीं सकता है। ब्रेक लगाने का मतलब क्या हुआ, इसको जैम कर दिया गया है। तो ये F2 जो लग रहा है, ये सेंटर ऑफ मास, कहीं साइकिल का सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। उसके अबाउट ये जो फ्रिक्शन है F2, ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। सेंटर ऑफ मास यहाँ है, F2 इधर है, तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो ये साइकिल ऐसा 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 घूमने की कोशिश करेगा, और इसमें क्या होगा, ये पीछे वाला व्हील कांटेक्ट लूज करके ऊपर चला जाएगा, और इस व्हील पर पूरी साइकिल ऐसे आ जाएगी। यही होता है ना, अगर मान लो फ्रंट ब्रेक लगाया जाए तो। बैक ब्रेक लगाने पर तो कभी भी साइकिल उठती नहीं है, फ्रंट ब्रेक लगाने पर साइकिल उठ जाती है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। हमने आगे वाले व्हील को रिस्ट्रिक्ट कर दिया रोटेट नहीं होने के लिए। सर मतलब फ्रंट ब्रेक लगाने पर आगे वाले व्हील का ओमेगा 0 हो गया ना? तो रिड्यूस हो रहा है, ब्रेक एकदम से झटके से नहीं लगाते, वो तो हमने बताया कि अगर एकदम से झटके से लगाया जाए तो क्या होता है। जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो हम ये मानते हैं कि एकदम से जीरो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे जीरो हो रहा है। तो जब जीरो होगा तो उसके लिए वेलोसिटी को भी जीरो करना पड़ेगा ना। देखो, साइकिल हो, रोलिंग बॉडी हो, भी को फ्रिक्शन एडजस्ट करता है। एक बात एकदम से दिमाग में बैठा लो, V इज एडजस्टेड बाई फ्रिक्शन। अब तुम किस पर ब्रेक लगा रहे हो, किसको पैडलिंग कर रहे हो, V के बारे में सोचना पड़ेगा। और जो डायरेक्ट जिसका ओमेगा बढ़ रहा है घट रहा है, उसी के बेसिस पर फ्रिक्शन लगने वाला है। तो कल हमने जो 2 केस बताए थे वो सारे बैक व्हील पर थे, ये तुम फ्रंट व्हील पर बता रहे हो। तो फ्रंट व्हील पर जब हम ब्रेक लगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा कम कर रहे हैं। ओमेगा कम कर रहे हैं तो भी को कम करना पड़ेगा। और फ्रिक्शन के पास 2 ही तरीके हैं लगने के, या तो आगे की तरफ लगे या पीछे की तरफ लगे। तो जब भी को कम करना है तो पीछे की तरफ लगेगा ना यार, और पीछे की तरफ लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भी कम होगा। जब भी कम होगा तो पीछे वाले व्हील पर आएंगे, कि पीछे वाले व्हील पर तो हम ओमेगा को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, पीछे वाले व्हील को तो हमने फ्री छोड़ रखा है। तो जब साइकिल रुकेगी तो उसका भी तो ओमेगा 0 होना पड़ेगा, उसका ओमेगा, उसमें तो हम ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, और पूरी साइकिल का स्पीड ऑलरेडी कम हो रहा है F2 के कारण। तो उसको ओमेगा को रिड्यूस करना मेन रीजन है फ्रिक्शन का, इसीलिए फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? हाँ सर, बस वो उसमें डाउट था कि वो फ्रंट व्हील पे जो आपने F2 की डायरेक्शन बताई है वो ओमेगा के डायरेक्शन में आ रहा है, तो मुझे लगा कि टॉर्क भी उसका पॉजिटिव ही होगा, तो उसकी ओमेगा बढ़नी चाहिए वो डायग्राम के साथ। तो टॉर्क पॉजिटिव होएगा, इसलिए मैंने एक लेवल एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा बताया। जैसे बहुत सारे तुमने रियल लाइफ इवेंट्स देखे होंगे कि अगर मान लो फ्रंट ब्रेक एकदम झटके से कोई लगाता है, बिल्कुल एकदम से ऐसे जोर से ब्रेक लगा दिया कि व्हील एकदम से उसी जगह पर रुक गया, तो होता क्या है कि पूरा जो बाइक है वो ऐसे ऊपर हवा में आ जाता है और फिर वापस ऐसे गिरते हैं।
तो वो क्यों होता है, इसके डायरेक्शन से इस बात को जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये F2 के कारण वो टॉर्क बन रहा है, बट हम तो इसको व्हील को पकड़ के रखे हैं ना, इसको रोटेट थोड़े ना होने दे रहे हैं। हमने तो व्हील को होल्ड करके रखा हुआ है। जैसे कल, हाँ, ये अप्लाइंग द बैक ब्रेक, इसमें भी तो यही बात था कि अगर हम पीछे वाला ब्रेक लगाते हैं तो ओमेगा कम हो रहा है। अब ये जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमने पीछे की तरफ F1 बनाया है, ये F1, तो ये तो ओमेगा को सपोर्ट ही करेगा। फिर तो बोलोगे हमने जिस चीज पर एक्शन लिया है ओमेगा कम करने का, ओमेगा बढ़ाने का, अब उस पर फ्रिक्शन क्या करेगा उसके बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन ही होगा। उसके अलावा जो दूसरा क्वांटिटी है फ्रिक्शन, उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए, उस पर सोचना होगा। सर वो आपने पिछले बार बोला था कि ओमेगा फ्रंट व्हील कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उससे वो पूरा क्लियर हो गया था। तो अगर वो नहीं, इसमें होता है, ओमेगा को बढ़ा नहीं सकते, ओमेगा को तो घटा तो सकते हैं ना। फ्रंट ब्रेक होता है ना, हम लोग आगे वाले व्हील का ओमेगा कंट्रोल नहीं कर सकते, इन द सेंस कि बढ़ा नहीं सकते खुद से। और एक बार अगर साइकिल चल रही हो तो आगे वाला ओमेगा को रोक तो सकते हैं ना, हम लोग के पास ब्रेक तो होता ही है। इसलिए फ्रंट ब्रेक जो है वो ओमेगा को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन हम आगे वाले व्हील पर ओमेगा कभी बढ़ा नहीं पाएंगे, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब इसी सेंस में हमने बोला था। समझ आई बात? हाँ सर। ये प्योर लॉजिकल है, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा कहा हुआ है, तुम यू कैन इजीली थिंक। और जिस चीज को हम एडजस्ट कर रहे हैं, जिस चीज को कम या ज्यादा किया जा रहा है, अब फ्रिक्शन, जैसे मान लो हमने ओमेगा को कम किया, तो अब फ्रिक्शन जो लगेगा वो भी को कम करने के लिए जैसा लगने लगेगा। अब ये मत सोचो कि फिर अब वो तो ओमेगा को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, ऑब्वियस बात है, एक का अपोज होगा तो दूसरे को सपोर्ट मिलेगा। ये हमेशा बात है, क्योंकि भी और ओमेगा अलग तरीके से चेंज होते हैं। अगर हमने ओमेगा बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन का काम ये होगा कि वो भी को बढ़ाए, तो भी को बढ़ाने के साथ वो ओमेगा को कम करने की भी टेंडेंसी होगी। ऐसा नहीं है, जैसे पहला वाला साइकिल स्टार्ट पैडलिंग, तो स्टार्ट पैडलिंग में बैक व्हील पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगने लगा, तो ये तो हमारे ओमेगा को इंक्रीज करने का अपोज कर रहा है, क्योंकि F1 के कारण टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन हम ज्यादा पावर लगा के इसको स्पीड बढ़ा रहे होते हैं, इसलिए फ्रिक्शन ऐसा लगने के बावजूद हमारा ओमेगा कम नहीं होता है। पैडलिंग करना साइकिल में ऐसा थोड़े ना कि उसमें एफर्ट थोड़े ना नहीं लगता है, एफर्ट लगता है। एफर्ट इसीलिए लगता है, ये फ्रिक्शन जो है वो साइकिल को बढ़ाने के वजह में ओमेगा को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा कि उसका ओमेगा कम नहीं होने दें। और जब तक ओमेगा हम बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शन के कारण साइकिल आगे की तरफ पुश होती जाएगी। वही बात है ब्रेक लगाने में। ब्रेक लगाने में हमने क्या किया, ओमेगा को रोक दिया, ओमेगा को कम कर दिया और धीरे धीरे जीरो कर दिया। अब फ्रिक्शन उस ओमेगा को नहीं बढ़ाएगा, तो ब्रेक ने रोक दिया है, कैसे बढ़ेगा वो? तो फ्रिक्शन उसकी स्पीड को कम करेगा। एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग में ये दो फॉर्मूले फाइनली आपको याद कर लेने चाहिए। एक ये वाला फॉर्मूला अगर सेंटर ऑफ मास और उससे नीचे लगे तो, और ये वाला फॉर्मूला अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगे तो। सेंटर ऑफ मास के नीचे लगने पर फ्रिक्शन हमेशा बैकवर्ड लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हमने कल भी बताया था।
फ्रिक्शन पर कोई डायरेक्शन का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगता है फोर्स, उस समय फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा या बैकवर्ड लगेगा या नहीं लगेगा। इसके लिए तीनों सिचुएशंस पॉसिबल है। जीरो भी हो सकता है, जैसे एक इंपॉर्टेंट केस जो हमने डिस्कस किया था अंत में कि रिंग एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें अगर फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगाया जाए तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी अपने आप मतलब सिर्फ अप्लाइड फोर्स के कारण रोल करने लगेगा, रफ सरफेस होने के बावजूद फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब हम लोग आज बात करेंगे रोलिंग मोशन और एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या है ये देखो। इस तरह का हमारा कोई रोलिंग बॉडी है, ये रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, हॉलो सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसलिए इसके मास को हम लोग m, रेडियस को r और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर ले लेंगे। अब सिंपल से अगर हम क्वेश्चन पूछें कि अगर ये सरफेस स्मूथ हो जाए, इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ हो जाए, तो क्या होगा इस बॉडी के साथ? व्हाट विल हैपन टू दिस बॉडी? हम बताएं, हम बताएं। सर वो ट्रांसलेट करेंगे बस। ओके, अध्याय बताएं। सर मेरा भी यही था। ओके, तो ये जो बॉडी है ये प्योर ट्रांसलेशन करेगा, मतलब ये रोल करते हुए नहीं आएगा, ये सीधे ऐसे ऐसे आएगा, जैसे इसको ऐसे रोल करते हुए आना चाहिए, घूमते हुए आना चाहिए, वैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर हमने इसको रखा है तो mg और यहाँ से जो नॉर्मल पास होता है वो दोनों सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहे हैं, कोई भी फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसलिए इफ फ्रिक्शन is not there, then body will slide down, it won't roll. रोलिंग का बात तब आता है जब फ्रिक्शन हो, क्योंकि इसमें बिना फ्रिक्शन के रोलिंग नहीं हो सकता। रोलिंग के लिए हमको ओमेगा चाहिए, ओमेगा के लिए हमको अल्फा चाहिए, और अल्फा ये दोनों फोर्सेस नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो कौन सा फोर्स प्रोड्यूस करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हमारा सरफेस रफ हो गया, इफ सरफेस इज रफ, if the incline is rough, rough enough to prevent slipping, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि म्यू जीरो है, उसमें हमने देख लिया क्या हो रहा है। अब फ्रिक्शन इतना है कि इसको अब स्लाइड नहीं होने देगा, मतलब इसको रोल करते ही आना होगा, ऐसा सिचुएशन है। तो ये दो फोर्सेस तो हमने दिखा दिए, जो फ्रिक्शन है वो कैसा लगेगा ये देखना पड़ेगा।
एक डायग्राम और इसको देख लेते हैं। एंगल थीटा है, ये हमारा रोलिंग बॉडी है। अगर इन फोर्सेस को कंपोनेंट में तोड़ा जाए तो लाइक नॉर्मल तो एज इट इज है, mg के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। नॉर्मल जो है यही से पास होगा और ये हमारा mg cos थीटा और ये हमारा mg sin थीटा। अब बताइए फ्रिक्शन कैसा लगेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। बताइए। आधे बताइए। सर फ्रिक्शन पीछे की तरफ। पीछे मतलब ऊपर या नीचे। सर ऊपर। लाइक दिस। ओके, हाँ क्यों सर। लगेगा, क्यों लगेगा ऐसे। सर वो आगे की तरफ जा रही है ना, उसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो उसको पीछे फ्रिक्शन लगेगा। ओके, मल्हारा बताए। सर ऊपर लगेगा। जैसा डायग्राम दिखा है वैसा ही ना। हाँ क्यों। सर, वो आपने कल बताया था कि जो mg sin थीटा है वो आगे एक टेंडेंसी कर रहा है स्लिप करने की, तो इस स्लिपिंग टेंडेंसी को प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन पीछे लगेगा, मतलब ऊपर लगेगा। बराबर। देखो, दोनों बच्चों ने लगभग बराबर आंसर किया। अगर हम फ्रिक्शन को नहीं लगाते, जस्ट जब भी कुछ ऐसा बात हो कि फ्रिक्शन किधर लगेगा तो उसमें ऐसा सोचते हैं कि फ्रिक्शन नहीं लगे तो क्या होगा। तो फ्रिक्शन अगर नहीं लगे तो ये जो mg sin थीटा है उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। mg sin थीटा, ये जो फोर्स लग रहा है बॉडी पर, ये बॉडी को एक्सेलरेट करेगा जैसे पिछली बार कर रहा था। और अगर बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया और इसमें रोलिंग नहीं आई तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ए अगर ऐसा आया है तो हमको अल्फा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए, तभी लोअर मोस्ट पॉइंट पर ए माइनस अल्फा आर 0 होगा। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को इसी डायरेक्शन में ही लगना होगा। अगर इस बॉडी में ये एक्सेलरेशन आता है तो लोअर मोस्ट पॉइंट स्कीड होने की टेंडेंसी में आ जाएगा और हमको एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क चाहिए। जैसे पिछले दिन हमने एक रोलिंग बॉडी का वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब निकालना सिखाया था। अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए हो गया और हमको लोअर मोस्ट पॉइंट पर स्लिपिंग नहीं चाहिए तो हमको कहीं ना कहीं से अल्फा तो लाना पड़ेगा ताकि ए माइनस अल्फा आर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 हो सके। अब ये अल्फा प्रोड्यूस करने वाला कोई है ही नहीं सिवाय फ्रिक्शन के, और फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस लग सकता है नीचे या ऊपर। अगर नीचे लगा देंगे तो इसके कारण जो टॉर्क बनेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगा, जो नहीं चाहिए हमको। इसलिए फ्रिक्शन हमेशा ऊपर की तरफ ही बनेगा और ये फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का होता है। तो अब इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे जैसे कल हमने बनाए थे। mg sin थीटा माइनस एफ वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, क्योंकि वो नीचे जा रहा है एक्सेलरेट हो रहा है, माइनस एफ इज इक्वल टू m इंटू ए, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन होगा टॉर्क का, दैट इज एफ इंटू आर, दैट इज द टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स on the rolling body, and that is equal to I alpha. And third, no slipping condition के लिए
A is equals to alpha R for no slipping condition. No slipping condition. अब ये 3 इक्वेशन है और इन तीनों को सॉल्व करके हमको एक्सेलरेशन, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारे रिजल्ट्स निकालने हैं। चलिए ट्राई कीजिए क्या क्या रिजल्ट में हमको चाहिए। ए, एफ, ये दो वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेंगे और इसके बाद और भी रिजल्ट्स इसमें हमको ऐड करने, बट ये दो पहले निकालो। पिछले दिन के क्लास में भी ये सारे इक्वेशंस के बाद हमने सॉल्व करना सिखाया था। सॉल्व कीजिए, अल्फा को ए बाई आर से रिप्लेस कीजिए, एफ को पुट कीजिए, बहुत सिंपल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर डालिए, डू दिस एंड गेट द आंसर। आया, जितना टाइम तुम ले रहे हो उतना डिफिकल्ट है नहीं बाय द वे। तीसरे लाइन में हम आंसर लिख सकते हैं, पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है। अल्फा को जैसे हमने कहा ए बाई आर से रिप्लेस कीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर लिख दो। उसके बाद इस अल्फा को ए बाई आर से यहाँ रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर। ये आर भी उधर चला गया और अल्फा की जगह ए बाई आर लिख दिया। अब इस एफ को पहले पुट कर दो, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस एफ जाएगा उधर तो ये प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आई को हमने एम के स्क्वायर बोला था पुट करने के लिए। इसके बाद आई को अगर एम के स्क्वायर पुट कर दोगे तो एक कॉमन हो जाएगा और डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग। ए का वैल्यू हो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और फ्रिक्शनल फोर्स का अगर वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। इन दोनों में ये ध्यान देना है कि ये वाला चीज सेम नहीं है। एक्सेलरेशन में के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और फ्रिक्शनल फोर्स में आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। अब अगर हमसे पूछा जाए कि मान लीजिए हमारे पास 3-4 बॉडीज हैं, रिंग है, डिस्क है, और हमने सबको एक इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर से ऐसा रिलीज कर दिया
सबसे पहले ग्राउंड पर कौन पहुंचेगा? ग्राउंड पर सबसे पहले कौन किसको पहुंचना चाहिए? जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा हो उसको सबसे पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि सब तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ही है। और ये जो एक्सेलरेशन आता है, भले ये रोल करता हुआ क्यों ना आ रहा हो, लेकिन ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। रिमेंबर दिस, कहीं भी इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि नीचे आते आते कोई चीज इसकी चेंज होगी। जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमारा एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। टाइम और एक्सेलरेशन में काइंड ऑफ अपोजिट रिलेशन है। अब एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा तो तुम ध्यान से देखोगे, जी साइन थीटा 1 प्लस ये सब में आएंगे। मान लो अगर हम पूछें कि एक रिंग को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो फर्क सिर्फ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के टर्म में आएगा। ये जी साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा, 1 प्लस भी एज इट इज रहेगा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर? ये बार बार हर क्वेश्चन में, कल वाले क्वेश्चन में भी देखोगे तो ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ रहे थे। अगर हम कॉमन कर लेंगे तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का टर्म आएगा। तो ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है क्या? ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, हमने बताया था। जैसे मान लो 2-3 एग्जांपल से यहाँ पर समझ लेते हैं कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या होता है। एक डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से एक एक्सिस पास कर रहा हो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या होता है? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर? इस तरह से क्या होता है? ये एम आर स्क्वायर बाई 2 परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अगर हम इसको एम के स्क्वायर से इक्वेट कर दें, यू सी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये एम विल गेट कैंसल्ड और ये हो जाएगा 1/2। उसी तरह से मान लो अगर सॉलिड स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। अगर हम इसको एम के स्क्वायर से इक्वेट कर दें तो फिर से के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है? 2/5। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो, जो भी कोएफिशिएंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वही है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू। जैसे यहाँ पर कोएफिशिएंट 2/5 था तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/5, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1/2 था तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/2। मतलब ये हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम मोमेंट ऑफ, एक बार इस बात को रियलाइज कर ली कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये जो टर्म आ रहा है, ये जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेंगे जिस बॉडी का, उसका बेसिकली कोएफिशिएंट वाला पार्ट होगा। रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 के बराबर होगा, क्योंकि रिंग में फॉर्मूला एम आर स्क्वायर होता है, उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड नहीं है, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 हो जाएगा। डिस्क के लिए 1/2 हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 हो जाएगा, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 हो जाएगा। इस तरह से कोई भी रोलिंग बॉडी है तो उसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जो उसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड होता है एम आर स्क्वायर के अलावा, वही है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और ये टर्म जितना बड़ा होगा उतना ही एक्सेलरेशन छोटा होगा और उतना ही हमारा टाइम बढ़ेगा। मतलब अगर हम इसको सिंपली ऐसे रिलेट कर दें, लार्जर द वैल्यू of k square by r square, smaller b the acceleration and larger would be
time taken to reach the bottom. मतलब अगर इसको एक्सेलरेशन को भी अगर बीच में हटा दिया जाए तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जिसका ज्यादा होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा. वेरी सिंपल. सबसे ज्यादा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर किसका होता है? रिंग का. जैसे इधर हम लोग लिख लेते हैं के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और इधर डिफरेंट बॉडीज को लिख लेते हैं. सबसे पहले लिख लो रिंग, तो इसका होता है 1. उसके बाद लिख लो डिस्क, इसका होता है 1/2. हॉलो सिलेंडर, ये डिस्क के साथ ये हॉलो सिलेंडर ये रिंग के जैसा होता है. हॉलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर 1/2. हॉलो स्फीयर 2/3. सॉलिड स्फीयर 2/5. तो ये सारे कांस्टेंट के वैल्यूज हैं. तुम देखोगे रिंग का वैल्यू सबसे ज्यादा है 1, बाकी सब 1 से छोटे हैं. हॉलो सिलेंडर और रिंग लगभग दोनों सेम ही होते हैं. उसी तरह से डिस्क और सॉलिड सिलेंडर ये दोनों सेम ही होते हैं. बाकी यू कैन कंपेयर. तो जैसे 2-3 ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख दिया जाए और उसको रिलीज किया जाए, बोला जाए कि कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रही तो नीचे कौन जल्दी पहुंचेगा, तो हम इजीली इस कॉन्सेप्ट को अगर हमने समझा है तो डायरेक्टली देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि किसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना बड़ा है, उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा. और अगर रिंग है तो सबसे लास्ट में रिंग ही पहुंचेगा, बाकी सब पहले पहुंच जाएंगे क्योंकि रिंग को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा. जो भी बॉडीज अगर रिंग आ गया तो रिंग्स विल बी द लास्ट. ये बात समझ आ रही है? हम चाहे तो एक्सेलरेशन के हेल्प से टाइम निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली टाइम का एक्सप्रेशन क्या होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा होगा एक्सप्रेशन होगा और उससे फिर हमको वैसे ही सोचना होगा जैसे यहाँ सोचना है. एक तरीका हो सकता है कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन की हाइट है ये बहुत बार दी जाती है h, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ है अगर मैं इसको कुछ देर के लिए l मान लूँ तो l और h में एक रिलेशन हो जाएगा. क्या रिलेशन होगा? ये हो जाएगा l sin थीटा इज इक्वल टू h. अगर हाइट गिवन हो तो इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ निकाला जा सकता है h अपॉन sin थीटा. ये हमारा एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो गया किसी बॉडी का, और ये हो गया एक्सेलरेशन. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हम क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लगा सकते हैं. अगर तुम लगाओगे तो टाइम का जो एक्सप्रेशन है लाइक एस वर्क है h बाई साइन थीटा, ut क्या है u0 है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए क्या है g साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ये है हमारा, और हाफ जी टी स्क्वायर. अब इसको अगर सॉल्व करें तो साइन थीटा और साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. साइन थीटा ये कांस्टेंट है, ये h और 2h अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ये इंटायर थिंग विल बी अंडर रूट ओवर बिकॉज टी स्क्वायर है. अब साइन स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल सकते हैं. तो देखने के लिए टाइम का एक्सप्रेशन 1 बाई साइन थीटा अंडर रूट ओवर 2h बाई जी 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा. और यू कैन डायरेक्टली सी कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जितना बड़ा होगा टाइम उतना ही बड़ा होता जाएगा क्योंकि ये ऊपर आ गया अब. लेकिन ये फॉर्मूला बहुत कॉमन नहीं है, इसको याद करने का जरूरत नहीं है. याद हमको सिर्फ एक्सेलरेशन वाला ही फॉर्मूला करना है
और उसमें ये जो रियलाइजेशन बताया था कि स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बड़ा होगा तो टाइम बड़ा होगा, बस यही काफी है। बाकी अगर तुमको एकदम से टाइम निकालना हो तो एक्सेलरेशन निकाल के काइनेमेटिक इक्वेशन लगाने सबको आता है। याद करने के बजाय हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन लगा लेंगे या मोशन अंडर ग्रेविटी से इसको रिलेट कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो टाइम होता है 2h/g/√, तो डायरेक्टली वो भी यूज कर सकते हैं। बस g की जगह हमको g sin थीटा 1 + k² डालना होगा। तो इस तरीके से जल्दी कौन पहुंचेगा, देर से कौन पहुंचेगा, इस तरह के सारे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन का जो वैल्यू आया है mg sin थीटा 1 + r²/k², इससे पूछा जाता है कि minimum value of mu, what should be the minimum value of mu so that body perform pure rolling। प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन चाहिए होगा तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमको पता है कि जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है, whatever be the frictional force, that should be less or equal than mu times n। ये वैल्यू हमने f का ऑलरेडी निकाला है, that is mg sin थीटा 1 + r²/k²। ये याद रखना, ये उल्टा होता है, and that should be less or equal than mu times n का वैल्यू होता है mg cos थीटा। ये तो हम लोग को पता ही है, इंक्लाइंड प्लेन पर mg cos थीटा और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। ये mg sin थीटा cos थीटा है और ये नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन लग रहे थे, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। अब यहां से mg विल गेट कैंसल्ड, और अगर देखोगे तो म्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल देन tan थीटा डिवाइड बाई 1 + r²/k²। और यहीं से अगर मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो डायरेक्टली इक्वलिटी ले लेंगे हम लोग, tan थीटा डिवाइड बाई 1 + r²/k²। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डायरेक्टली हमसे म्यू का मिनिमम वैल्यू अलग अलग बॉडी के लिए पूछा जाता है। रिंग होगा तो म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, डिस्क होगा तो म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, स्फीयर होगा तो म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो अगेन जैसे मैंने कहा, हमको यहाँ पर सिर्फ r²/k² देखना है। tan थीटा 1 +, ये तो सारे एक्सप्रेशंस में आएंगे। फर्क क्या आएगा, r²/k²। लेकिन ये r²/k² है और हमने तुमको k²/r² निकालना सिखाया। जो भी कोएफिशिएंट होगा वो k²/r² होता है। तो अगर हमको r²/k² चाहिए तो हमको इसको उल्टा करना पड़ेगा। वी हैव टू रिवर्स दिस। जैसे रिंग के लिए तो फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्क के लिए हो जाएगा 2, हॉलो स्फीयर के लिए भी फर्क नहीं पड़ेगा, हॉलो सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए हो जाएगा 2, हॉलो स्फीयर के लिए हो जाएगा 3/2 एंड सॉलिड स्फीयर के लिए हो जाएगा 5/2। तो इसलिए इसको रिवर्स करना है। तुम चाहो तो बगल में इसका एक कॉलम बना सकते हो कि r²/k² क्या होगा, लेकिन हमको पता है कि ये उसका उल्टा होता है, तो हम एक ही कोई चीज को ध्यान में रखें, बाकी वो उसका रिवर्स होता है बोल के वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो ये 3 एक्सप्रेशंस हमने अभी तक डिराइव किए हैं। कौन कौन से, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और टाइम पर हमने कमेंट किया है। क्या इस पार्ट में कहीं कोई इश्यू है? हाँ बताइए। सर जैसे आपने म्यू मिनिमम का बताया, वैसे म्यू मैक्सिमम का कुछ रहेगा क्या? होना चाहिए क्या? सर आई थिंक वो इन्फिनिटी होगा। म्यू मैक्सिमम का कोई मतलब नहीं है ना। जैसे यहाँ पर हमको मिनिमम वैल्यू ही में हमारे लिए मैटर करता है। म्यू
एक लिमिट से ज्यादा हो, अब वो कितना भी हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अपने को रोलिंग करने के लिए एक डेफिनेट एक फ्रिक्शन की जरूरत है। अगर फ्रिक्शन इससे ज्यादा लग सकता है तो कितना ज्यादा लग सकता है उसका कोई काउंट नहीं है, और म्यू ऐसा इन्फिनिटी तो वैल्यू लेगा नहीं। म्यू वन से छोटा, वन से थोड़ा बड़ा, ऐसा वैल्यू ले सकता है। म्यू का वैल्यू हाँ सर, इन्फिनिटी मतलब कितना कोई भी नंबर ऐसा। हाँ, तो इसमें लेकिन हम कंडीशंस नहीं डाल सकते ना। कंडीशन हम सिर्फ मिनिमम पर डाल सकते हैं कि इससे कम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन जरूरी है रूलिंग के लिए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है इस पर हमारा कोई बात नहीं है, उस पर कोई कंडीशन ही नहीं डाल पाएगा। फिर तो थियोरेटिकली जितना म्यू का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है उतना ले सकते हैं, ठीक है सर। फिर हमको ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। और बताओ। हाँ मल्हार बताइए। सर अगर म्यू इन्फिनिटी हुआ तो रोलिंग ही नहीं होगा ना, क्योंकि वो उधर ही रहेगा ना। अब फ्रिक्शन अगर बहुत ज्यादा हो गया, वैसे तो इम्पॉसिबल इवेंट है, लेकिन अगर फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो गया तो अप्लाइड फोर्स फॉर mg sin theta rather that will be a finite value। अगर f हमारा इनफाइनाइट हो रहा है और mg sin theta फाइनाइट है, तो ये f mg sin theta के बराबर हो जाएगा और बॉडी का एक्सेलरेशन ही रुक जाएगा। मतलब हम बॉडी को रखेंगे और बॉडी नीचे ही नहीं आएगा, ना रोल करेगा ना एक्सेलरेट करेगा। तो ये तो मतलब ये रियल लाइफ में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉडी को हम इंक्लाइंड प्लेन पर रखें और बॉडी नीचे की तरफ सरके ना, क्योंकि हमने पहला इक्वेशन क्या लिखा है mg sin थीटा माइनस एफ, तो हमने f को mg sin थीटा से छोटा रखा है। अब अगर f सेल्फ एडजस्टिंग है और इतना ज्यादा हो सकता है कि mg sin थीटा को मैंने बैलेंस कर दे, तब तो फिर एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, और एक्सेलरेशन होगा ही नहीं तो बॉडी रोल ही नहीं करेगी। तो दैट इज एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा होगा नहीं। तो अभी तक हमने 3 रिजल्ट डिराइव किए हैं, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन एंड म्यू का मिनिमम वैल्यू। इसके अलावा कुछ और बातें भी इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, जैसे ये जब रोल करके नीचे आएगा तो यहां से हमने रिलीज किया था, तो यहाँ तो वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पर कोई वेलोसिटी नहीं था, और पूरे टाइम एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है। तो डेफिनेटली जब ये यहाँ आएगा इसके पास एक वेलोसिटी होगी, एक ओमेगा भी होगा, रोल करता हुआ आता है। लेकिन अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही, देयर इज नो स्लाइडिंग एनीवेयर, तो भी और ओमेगा में भी एक रिलेशन बनाया जा सकता है। और ये हाइट h है, h हाइट से ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सिंस प्योर रोलिंग is happening all the time, तो अगर प्योर रोलिंग पूरे टाइम हो रहा है तो एनर्जी का लॉस होगा क्या? विल देयर बी एनी लॉस ऑफ एनर्जी? फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो विल देयर बी एनी लॉस ऑफ एनर्जी? जैसे फ्रिक्शन अगर किसी बॉडी पर लगता है तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है ना, तो क्या इस केस में एनर्जी का लॉस होगा? हाँ बताइए। मल्हार बताएं, बाकी बच्चे सर नहीं होगा क्यों? सर, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है, तो जो उसका वर्क डन होगा वो जीरो होगा। तो मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो है तो एनर्जी कंजर्व रहेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको ध्यान से समझनी है कि जब भी कोई रोलिंग होती है और खास करके प्योर रोलिंग, तो फ्रिक्शन जहां लग रहा होता है वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा होता है।
जैसे पहिया है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो फ्रिक्शन जहां लग रहा है वो रेस्ट में है। उसी तरह से ये जो बॉडी है ये रोल करते हुए नीचे आ रहा है, तो रोल करते हुए नीचे आ रहा है, तो जो पॉइंट इंक्लाइंड प्लेन के कांटेक्ट में है, वो रेस्ट में है। ऐसा नहीं कि उसका मूवमेंट हो रहा है। अगर उस पॉइंट का मूवमेंट हो रहा होता तो स्लाइडिंग हो जाती। इंक्लाइंड प्लेन के साथ वो ऑलरेडी पूरे टाइम रेस्ट में है। तो कोई भी बॉडी रेस्ट में है, पॉइंट रेस्ट में है, जो फोर्स उस पर लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, तो वर्क डन नहीं होगा। फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन है वो जीरो है, और इसलिए एनर्जी कंजर्व रहेगी। लेकिन फ्रिक्शन का एक रोल तो है, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो पूरी की पूरी जो एनर्जी थी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती। जैसे मैंने पहला की सिचुएशन बताया था कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो रोल नहीं करेगा, और रोल नहीं करेगा तो सीधे सीधे स्लाइड होकर नीचे आएगा। उस केस में जो भी पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में है वो सब की सब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में आती, मतलब सिर्फ भी आता। फ्रिक्शन ने क्या किया कि उस एनर्जी में से कुछ पार्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी प्रोवाइड कर दिया। नाउ दिस बॉडी इज गोइंग टू रोटेट एज वेल, देयर विल बी सम एनर्जी इन रोटेशनल फॉर्म, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने बताया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। So since pure rolling is happening all the time, so work done by frictional force work done by friction will be equals to 0, and this implies no loss of energy. इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग इजीली इसमें यूज कर सकते हैं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब हमने यहां से रिलीज किया था इस पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी तो खैर जीरो होगा ही, पोटेंशियल एनर्जी को मैं भी इस यहाँ पर जीरो ले लेता हूँ। लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी आल्सो जीरो, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर सब कुछ जीरो हो जाएगा। जब ये नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को -mgh, नीचे आए तो नेगेटिव, प्लस काइनेटिक एनर्जी में दो टर्म होते हैं, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। जब भी हम काइनेटिक एनर्जी एक रोलिंग बॉडी का लिखते हैं तो इसमें दो टर्म होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², और एक होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात की जाए तो ये दोनों का सम। तो यहाँ पर क्योंकि रोल, ये जो बॉडी है वो रोल कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से अगर तुम देखोगे तो हाफ mv² प्लस हाफ आई को हमको mk² लिखना है, हाफ mk² ओमेगा स्क्वायर। प्योर रोलिंग के लिए ओमेगा और v में एक रिलेशन होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर फॉर प्योर रोलिंग। लोअर मोस्ट पॉइंट पर स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, इसके लिए v और ओमेगा आर सेम होंगे, ये बताया था पिछले दिन। तो ओमेगा को v बाई आर जो चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर v को ओमेगा आर से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये हो जाएगा mgh। तो देखोगे यहाँ पर हाफ mv² और कॉमन कर लिया जाए तो 1 प्लस अगेन k² सी, एंड दैट इज mgh। यहाँ पर स्पीड में हमारा इंटरेस्ट नहीं है कि जब बॉडी नीचे आएगा तो स्पीड क्या होगी, स्पीड का मतलब नहीं है। हाफ mv² ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, तो यह आ जाएगा mgh डिवाइड बाई 1 प्लस k² बाई r²।
तो टोटल एनर्जी का इतना सा पार्ट mgh डिवाइडेड 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमारा आ गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में। अगर हमसे पूछा जाए कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो वो बेसिकली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ पर जो हमने v इज इक्वल टू ओमेगा आर में यहाँ v सब्स्टिट्यूट किया था, तो इसकी जगह अगर ओमेगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का भी टर्म आ जाएगा, या फिर सीधे सीधे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अगर ये निकालना हो तो जो भी हाफ एम स्क्वायर का वैल्यू है उसको एम से माइनस कर देंगे। यू सी द फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर बेसिकली क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू एम जी एच। जब हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया तो इसको माइनस कर दो, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो एक का वैल्यू अगर आ गया तो दूसरा तो माइनस करके भी निकाला जा सकता है, वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंपली पुट एम जी एच माइनस एम जी एच 1 plus k square by r square. If you solve this, this will come to mgh 1 plus r square by k square. तो हमसे इस पार्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पार्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेशियो बेस्ड। रेशियो बेस्ड का मतलब कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन है, कितना परसेंट है, ऐसा। तो रेशियो बेस्ड या फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में हमको ज़्यादा टाइम नहीं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, रिंग नहीं, रिंग में ज़्यादा बात नहीं होता। डिस्क लो, डिस्क में भी कुछ बहुत सारी बातें हैं करने की। अ डिस्क इज रिलीज्ड फ्रॉम एन इंक्लाइंड and it's rolled down, ऐसे लिख लो, and it rolls down to bottom. What fraction of total energy associated with translation? टोटल एनर्जी का नहीं सर, वो आंसर किया गया था। ओके, तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने जानते हैं, ये हमने निकाला है, mgh डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये कितना फ्रैक्शन है, तो इसके लिए क्या करना होगा, फ्रैक्शन निकालने के लिए mg से डिवाइड करना पड़ेगा। और क्या, अगर फ्रैक्शन देखोगे तो mgh डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और डिवाइड कर दें इसको mgh से, टोटल एनर्जी mgh, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ना के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एक डिस्क के लिए 1/2 होता है, ये तो पता है, हमने कुछ देर पहले बात की। 1 प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा 3/2 एंड फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 2/3, यानी कि टोटल एनर्जी का 2/3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, तो रिमेनिंग 1/3 किधर जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। तो ऐसे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन कि हमको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए। हमने दोनों यहाँ पर ऑलरेडी निकाले हैं। ये हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये दिख रहा है, दिस इज द एक्सप्रेशन, और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन दिख रहा है, दिस इज रोटेशनल काइनेटिक। डिवाइड कर दोगे
MGH कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बचेगा उसमें वैल्यू पुट करना होगा। दिस इज रोटेशनल करंट। टोटल 5 या 6 फॉर्मूले हमने आज दिए हैं। मैं फिर से उसको समराइज कर दूं। एक तो है एक्सेलरेशन का फार्मूला, एक है फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला, तीसरा है मिनिमम म्यू का फार्मूला। टाइम पीरियड का भी फार्मूला दिया है, बट मैंने इसको बहुत ज़्यादा इम्फेसिस नहीं किया कि इसको याद करना है। टाइम पीरियड हमको कभी टाइम का कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता, सिर्फ पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा ऐसा ही पूछा जाता है। उसके लिए ये एक्सप्रेशन निकालना जरूरी नहीं है। यू कैन सिंपली कमेंट फ्रॉम एक्सेलरेशन ओनली। म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना होगा ताकि ये रोल कर सके, और अगर वो नीचे आता है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक। अब मान लो हमसे स्पीड ही पूछ देता है तो भी दिक्कत नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है इसको अगर v के लिए चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं ना, 2gh1 प्लस के स्क्वायर स्टैंडर्ड। यू कैन इजीली राइट और यू कैन इजीली सी कि यहीं से अगर हम चाहें तो v के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2gh डिवाइडेड 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अंडर रूट ओवर। ओमेगा भी हम निकाल सकते हैं, ओमेगा v बाई आर होगा, सिंपली v बाई आर पुट कर दो तो ये ओमेगा आ जाएगा। तो प्योर रोलिंग में लगभग सारे केसेस हमारे डिस्कस हो गए। अब हमारा स्लीपिंग कंडीशन ही बाकी है जिसको डिस्कस करना है, तो वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। स्लीपिंग कंडीशन कल डिस्कस होगा, और कल आप लोग की मतलब वैकेशन के पहले लास्ट क्लास है। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जिसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, वो हमारा रह गया है। वो भी देखते हैं अगर कल हो पाता है तो उसको भी कर लेंगे। तो कल तो ये कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा सा बिल्कुल रह जाएगा जिसको हम वैकेशन के बाद फर्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी अभी इंस्टीट्यूट में सिलेबस का क्या है, आप लोगों का क्या चल रहा है मल्हार? सर सरफेस टेंशन चालू है। सरफेस टेंशन यानी फ्लूइड मैकेनिक्स, तो 3-4 चैप्टर आप लोग का आगे चल रहा है। और आधे आपका सर हम लोगों का आज फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट होगा। तो 2 चैप्टर आप लोग का आगे चल रहा है। देखो ये क्लासेस जितने बच्चे भी अटेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग ऑलरेडी क्लासेस पढ़ रहे हैं। एक बार वो चीज और हम लोग पीछे चल रहे हैं, तो एक बात तो इंश्योर है और एक बात तो बिल्कुल सही है कि ये दोबारा चीजें चल रही हैं तुम्हारे सामने। पहली बार आपने पढ़ा, पहली बार आपने नहीं समझे जो भी, तो ये सेकंड टाइम ये हो रहा है। अब सेकंड टाइम में भी अगर तुमको नहीं समझ आ रहा है तो ये सीरियसली बहुत गलत बात है, क्योंकि अब 2 बार में 3 बार में भी अगर हमको चीजें नहीं समझ आएंगी तो फिर कैसे समझ आएगा? फिर तो ये सब पूरा पार्ट छोड़ना पड़ेगा। ये पार्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, रोटेशन। सबके बस के बाहर है ये टॉपिक, लेकिन पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को हम इस तरह से नहीं बोलते। बहुत सारे बच्चे क्लास 12 में और नीट के टाइम पर इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, रोटेशन करते ही नहीं, क्योंकि उनको रोटेशन समझ ही नहीं आया कभी। बट अभी हम इस बात को कि छोड़ दो ऐसा, ये सब बोलना सही नहीं है। इसमें कोशिश करो, हर बात समझना जरूरी नहीं होता। मैंने पहले भी बताया, हर बात सबके लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पर हर तरह के बच्चे बैठे हैं, तो कुछ बच्चे बहुत अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बच्चे एक सिंगल क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं चाहते, तो उनके लिए भी चीजों को बताना होता है। आप बहुत सारा कट शॉर्ट कर सकते हो, बहुत कम इंफॉर्मेशन में, बहुत कम फॉर्मूले में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये इतना सारा कंटेंट, अगर इफ यू सी दिस चैप्टर इज रनिंग फ्रॉम लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 लेक्चर हो गए, मतलब 1 महीने से तो ज्यादा यहाँ पर ये चैप्टर चल रहा है। 19 लेक्चर का मतलब एक तरीके से पहला लेक्चर अगर देखोगे सेंटर ऑफ मास, जिसका डेट था 9 अक्टूबर, तो लगभग पूरे 1 महीने के आसपास का ये पूरा डिस्कशन चैप्टर का चल रहा है, और अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। अभी और इसमें कुछ 2 क्लासेस तो जरूर लगेंगी। ह्यूज चैप्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिफिकल्ट चैप्टर, कोई डाउट नहीं है। लेकिन सारे फिजिक्स के चैप्टर ऐसे नहीं होंगे। इंटायर फिजिक्स इज नॉट लाइक दिस। मान लो अगर किसी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं भी समझ आया हो, तब भी कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। वो इस चैप्टर को छोड़ सकता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन अभी हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि इसमें छोड़ना वोड़ने का कोई बात नहीं है। ट्राई दिस, कट शॉर्ट करके ही देखो। छोटा छोटा फॉर्मूला जहां पर हमने जोड़ दिया है, सिर्फ उस फॉर्मूले को लो, काम करो, उससे प्रिपेयर हो सकता है। आप लोग के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, कंटेंट बड़ा है, बट क्वेश्चन का जो दायरा है वो छोटा है। क्योंकि छुट्टी के बाद हमने बताया आपको 5 क्लासेस होंगी, दिसंबर से 6 क्लासेस होंगी, तो यहाँ भी सिलेबस थोड़ा सा अब ज्यादा तेजी से मूव करने वाला है। अगर इस स्पीड में आप लोग नहीं ले पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचो जब 5-5, 6-6 क्लासेस होने लगेंगी तब तो और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तब फिर कैसे कर पाएंगे? तो हमने सिलेबस को अभी तक इसलिए नहीं स्पीड अप किया है, क्योंकि एक बच्चे को थोड़ा टाइम मिल जाए वो चीजों को थोड़ा सा रियलाइज करने लगे। लेकिन अगर इसी स्पीड से हम लोग चलेंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एंड वी हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस। कुछ चैप्टर्स किसी के लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन इंटायर फिजिक्स ही ऐसा है, ऐसा मन में बना लेना तो फिर समझदारी नहीं है। फिर मेरे इतना दिन पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने पहले भी कहा है कि सब बच्चों को 180 में 180 नहीं आ सकता। कुछ बच्चे 160 तक ट्राई कर सकते हैं, कुछ बच्चे 140 तक ट्राई कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही डिसेंट स्कोर होता है फिजिक्स में। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन होता है छोड़ने का। तो जो बच्चे बिल्कुल ऐसा हैरान परेशान है इस चैप्टर को देख के, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये चैप्टर एक चैप्टर ही है। दिस इज नॉट इंटायर फिजिक्स एंड दिस इज गेटिंग ओवर वेरी सुन। इसके बाद के चैप्टर छोटे भी हैं और सिंपल भी। हो सकता है वो चीज अच्छे से समझ में आ जाए, उसमें कैलकुलेशन और क्वेश्चंस बन जाए तो दिक्कत नहीं है। जितना पार्ट इसमें जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस समझ आए, उसके बाद नहीं समझ आए छोड़ दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन कर लो। तो ऐसे कट शॉर्ट करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग इसके कुछ रिमेनिंग पार्ट है, स्लीपिंग कंडीशन एंड एंगुलर मोमेंटम, वो करेंगे। थैंक यू।